तो बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है ना, जिसको आप डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल के नाम से भी बुला सकते हैं। तो अभी हम यही टॉपिक शुरू करेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? इससे पहले हमने कंप्लीट इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमिना, फैराडेज फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ कंप्लीट हमने पढ़ लिया। अच्छे से पढ़ लेना है आपको, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ने के जस्ट बाद हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दोनों में कुछ कॉमन पॉइंट क्या है, डिफरेंसेस क्या हैं, वो हम आपसे पूछेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? देखिए 11th क्लास के अंदर आपका रिडॉक्स रिएक्शन यूनिट था, उसके अंदर अगर आपको थोड़ा ध्यान हो रिडॉक्स रिएक्शन कैसे कैसे पॉसिबल थी, रिडॉक्स रिएक्शन कैसे कैसे होती थी। रिडॉक्स रिएक्शन या तो डायरेक्ट मेथड से हो सकता था या फिर इनडायरेक्ट मेथड से हो सकता था। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है? डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, एक ही बीकर के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होता था, और इनडायरेक्ट दो अलग अलग बीकर्स के अंदर, दो अलग अलग वेसल के अंदर, मीन्स कैथोड और जो एनोड थे उनके बीच में क्या रहता है? डिस्टेंस रहता है। उनके बीच में क्या रहता है? डिस्टेंस रहता है। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन की बात की जाए तो डिस्टेंस रहता है उनके अंदर, और एक ही बीकर के अंदर होता है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, उसके अंदर डिस्टेंस बहुत ही कम रहता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? जो बेसिक है हमारा पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जस्ट रिवर्स होता है, रिवर्स डिवाइस होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल से। कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को किसके अंदर बदल देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, यही है ना। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या था हमारा? इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमिना में क्या होता था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देते थे और मिलता में क्या था? केमिकल एनर्जी कैथोड एनोड से, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैं थोड़ा सा इसका इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे होता है। ये एक्चुअल में आपको बताया जाए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है ना। तो डायरेक्ट कैसे होता था वो देखना है अभी। क्या हुआ था कि एक वेसल के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया गया, किसका? कॉपर सल्फेट का, और इसके अंदर एक क्या डिप्ट की गई? रॉड डिप्ट की गई, किसकी? जिंक रॉड। क्या? जिंक रॉड, ठीक है ना। तो कुछ समय पश्चात कुछ ऑब्जर्वेशन किया गया, क्या क्या दिखाई दिया? अच्छा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, एक्वस है नहीं। अच्छा, कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में है, कैसा कलर होता है इसका? ब्लू कलर होता है, पता है ना आपको। अनहाइड्रेट्स का कैसा रहता है? व्हाइट कलर रहता है। कॉपर सल्फेट यहाँ पे ब्लू कलर का है, तो सॉल्यूशन आपका कैसा रहेगा? ब्लू कलर। लैब में आपने देखा होगा। और जिंक का रोड डाला हुआ है इसके अंदर। तो क्या ऑब्जर्वेशन की गई? ऑब्जर्वेशन ये किया गया कि सबसे पहला कि ये जो सॉल्यूशन है आपका, ये क्या हुआ? गर्म हो गया, हॉट हो गया। इसका मतलब यहाँ से क्या हुई है? एनर्जी क्या हुई है? रिलीज हुई है। किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में, ठीक है ना। और क्या हुआ बताओ? और ये हुआ कि जो जिंक रोड है, जिंक रोड है, इसका जो वेट है वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। इसका वेट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। और क्या हुआ? जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था ब्लू कलर का, वो क्या हो गया? धीरे धीरे डिसअपियर होने लग गया। वो क्या होने लग गया? डिसअपियर होने लग गया। और क्या? और इसके आसपास कुछ क्या आने लग गया? रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है ना। कुछ ये ऑब्जर्वेशन थी।
डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का, एक ही वेसल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होना, और जो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हुआ वो रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा था? जिंक था एलिमेंटल स्टेट में, कॉपर सल्फेट एक्वस, ठीक है ना। हुआ क्या? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है ना। 0 से किस में गया? +2 के अंदर, मतलब इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और +2 से किस में गया? 0 के अंदर, मतलब क्या हुआ? रिडक्शन। मतलब क्या हुआ? रिडक्शन हुआ ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रहे, एक ही वेसल के अंदर, कम डिस्टेंस पे कैथोड एनोड बन रहा है, ठीक है ना। तो उसी को डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल बताया गया है। तो जो यहां से ये वाला कंसेप्ट है कि हीट रिलीज हुई, इसी को फर्दर कैथोड एनोड थोड़ा डिस्टेंस पे करके, मींस जिंक रोड को अलग वेसल में रखा गया, कॉपर सल्फेट को अलग वेसल में रखा गया, 2 इलेक्ट्रोड्स रखी गई वहां पे, जो भी हम डिस्कस करेंगे, और कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया गया, वोल्टमीटर लगाया गया कि हीट जो रिलीज हुई है, कितना हीट रिलीज हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, वो मेजर किया गया, ठीक है ना। तो अच्छा ये बताओ, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है? ये वाला स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब समझते हैं ना। स्पॉन्टेनियस मीन्स एनी प्रोसेस इन द एनवायरमेंट हैव नेचुरल टेंडेंसी टू अकर्स और रिक्वायर सम इनिशिएशन स्टेप, और नॉन स्पॉन्टेनियस have no natural tendency but can be occurs with the help of external agency. एक्सटर्नल कुछ हेल्प आपको हेल्प करेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा, अकर्स हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर किया था, क्या आप करंट देते? क्या आप करंट नहीं देते? अज्यूम करो आपने करंट नहीं दिया तो क्या इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमेना होता? क्या कैथोड एनोड से प्रोडक्ट मिलते? कभी भी नहीं मिलते। तो याद रखिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, और उसी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के थ्रू आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके अंदर बदलता है? केमिकल एनर्जी के थ्रू। मीन्स उसके लिए डेल जी का वैल्यू कैसा है? नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नॉन स्पॉन्टेनियस है, डेल जी का वैल्यू कैसा है? पॉजिटिव है। ये स्पॉन्टेनियस है। हमने सिर्फ क्या किया? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, इसके अंदर डिप्ट किया, ऑटोमेटिक क्या हो रहा है? कुछ ऑब्जर्वेशन देखी जा रही है, चेक किया जा रहा है, स्पॉन्टेनियस है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमेशा कौन सा रिएक्शन होता है? स्पॉन्टेनियस। ये डिफरेंस में हम पढ़ेंगे वैसे। और स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू ही केमिकल एनर्जी किसके अंदर बदलती है? इलेक्ट्रिकल के अंदर। केमिकल से इलेक्ट्रिकल मींस आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, केमिकल था, और केमिकल से ये सॉल्यूशन जब कंप्लीट इसका रिएक्शन हो गया रिडॉक्स, तो ये इसका टेम्परेचर बदल गया, हॉट हो गया, ज्यादा, पहले से ज्यादा हॉट हो गया। इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई है ना यहां से, ठीक है ना। वो उसी एनर्जी को कंसेप्ट बनाया गया आगे, और नो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कंसेप्ट को हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे। तो अब उसको देखिए एक बार, ठीक है। क्या किया गया कि 2 वेसल बनाए गए अलग अलग, 2 वेसल लिए गए, ठीक है ना। और एक के अंदर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया गया, दूसरे के अंदर क्या लिया गया? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया गया, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया गया, इसके अंदर इसके अंदर कॉपर सल्फेट, इसके अंदर जिंक सल्फेट। इसी के अंदर डाला गया जिंक रोड। क्या डाला गया? जिंक रोड। और इसके अंदर क्या डाला गया? कॉपर रॉड, जो कि आपका बाद में जाके किसका काम करेगी? कैथोड का। और ये किसका काम करेगी? एनोड का। किसका? एनोड का। तो इसके अंदर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो कौन कौन से आयन्स मिलेंगे?
जिंक टू पॉजिटिव और कौन सा, सल्फेट टू नेगेटिव, और इसके अंदर कॉपर टू पॉजिटिव और सल्फेट टू नेगेटिव, यही है ना। ओके, अब क्या किया गया, दोनों को इंटरनली कनेक्ट किया गया, किससे, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब से, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब से, जिसको कि किसका नाम दिया गया है, साल्ट ब्रिज। और इसके अंदर ये जो है पेस्ट जेल टाइप का डाला गया है, किसका, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का, किसका, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का, जैसे KCl हो गया, ठीक है ना। इंटरनली डाला गया है और एक्सटर्नली क्या किया गया है, क्या किया गया भाई, देखो आप कह रहे हैं कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी, कितना बना उसको भी तो आपको मेजर करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमने अलग से सेटअप किया, यहां पे क्या, वोल्ट मीटर या एमीटर लगा दिया, ठीक है ना, वोल्ट मीटर या एमीटर। ये तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसका, क्लियर है। आप इसको आगे देखिए, ये इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या हुआ कि जब ये वायर है आपका, ये वायर है, मेटेलिक वायर है, ये क्या है, मेटेलिक वायर। पहले आपको पता होना चाहिए इसके अंदर क्या क्या मटेरियल यूज हो रहा है, क्लियर है ना, ठीक। तो है क्या, जब जिंक रोड और कॉपर रोड इस मेटेलिक वायर के थ्रू ज्वाइंट नहीं था, दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं थे, ठीक है ना, ज्वाइंट नहीं था, तो उस समय क्या हुआ था, ठीक, मतलब व्हेन मेटेलिक वायर नॉट ज्वाइंटेड विथ copper rod and zinc rod, then no deflection in voltmeter। वोल्टमीटर या एमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया। लेकिन जैसे ही ज्वाइंट कर दिया गया इनको, जैसे इनको कैथोड और एनोड, यही है ना, जिंक रोड और कॉपर रोड को जैसे जोड़ दिया गया, तो वोल्टमीटर में क्या शो करने लगा, डिफ्लेक्शन। क्या शो करने लग गया, डिफ्लेक्शन। तो हमारा पॉइंट ये है कि ऐसा क्या हुआ कि जब ज्वाइंट नहीं था तो डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, और जब ज्वाइंट हुआ तो डिफ्लेक्शन शो करने लगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कोई ना कोई तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब वो क्या केमिकल रिएक्शन हुआ, क्या हुआ आगे ऐसा सेटअप बनाने पे, वही हमें डिस्कस करना है। साल्ट ब्रिज का यूज क्या है, क्लियर है ना, जिंक रोड के साथ क्या हुआ, कॉपर रोड के साथ क्या हुआ, ये हमें स्टडी करना है। और हाँ, हालांकि कुछ ऑब्जर्वेशन भी किया गया। क्या ऑब्जर्वेशन किया गया, जब ये ज्वाइंट कर दिया गया इनको, क्या कि जिंक रोड का तो मास है ना, वेट है, वो कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया। और कॉपर जो है रोड है, उसका वेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कॉपर रोड का वेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्लियर है ना, ओके। और बताइए, ये मेनली दो थे, और भी था। तो अब हमें चेक करना है कि ऐसा हुआ क्या दोनों को ज्वाइन करने के बाद। तो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते जाएंगे। पहला स्टेप क्या है, जैसे ही दोनों को ज्वाइन किया गया, जैसे ही दोनों को ज्वाइन किया गया तो क्या हुआ, सबसे पहले देयर इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या हम कहें जिंक रोड अंडरगो ऑक्सीडेशन।
जिंक रोड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन एट एनोड। क्लियर है ना, क्या हुआ, जिंक रोड का ऑक्सीडेशन हो गया एनोड पे। कैसे, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लॉस करना। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लॉस, ठीक है ना, लॉस किए। तो जिंक रोड ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो इस रोड से जो मेटल का बना हुआ है, यहां से इस सॉल्यूशन के अंदर क्या आने लग गए, जिंक 2 पॉजिटिव आयन इसके अंदर क्या होने लग गए, डिजोल्व होने लग गए। और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी मूवमेंट के लिए हमने ये जो मेटेलिक वायर लिया था, वो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करने लगे ऐसे। तो करंट, जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से कहां कर रहा है बताओ, एनोड से किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। मींस यहां से यहां, एनोड से कैथोड की तरफ। और कन्वेंशनली हमें पता ही है कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन फ्लो करता है उससे उल्टा। कौन सा, यहां से यहां, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट हम उसको इन्वॉल्व करेंगे। तो क्या हुआ, जिंक रोड पे इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, और वो किसकी तरफ मूव कर गए, कैथोड की तरफ। और एट कैथोड क्या हुआ, कैथोड पे क्या हुआ, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस अंडरगो रिडक्शन। और कौन से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, जो सॉल्यूशन के अंदर है उसकी बात करें, ठीक है ना। कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस गेन किए, और किस में बदल गया, कॉपर के अंदर। क्लियर है ना, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, और इसी पे जाके साथ क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। ध्यान से देखिएगा, इसका तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन मींस ब्रेकडाउन, और इस पे कॉपर 2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन से निकल के किस पे डिपॉजिट हो रहा है, इस पे डिपॉजिट हो रहा है। क्लियर है ना, ओके। और ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे बताओ भाई, जो एनोड पे और जो कैथोड पे, दोनों को जोड़ दो, रिएक्टेंट जोड़ो पहले। जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यही है ना। 2 इलेक्ट्रॉन से क्या कैंसिल हो गया, 2, तो बचा क्या आपके पास, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, इट गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। थोड़ा सा याद करो, क्या 0 से किस में गया, +2 में, और ये किस में गया, +2 से 0 में। डायरेक्ट में भी तो यही हो रहा था। अब ये कैसे करवाया गया है, इनडायरेक्ट, कैथोड एनोड के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करके। क्लियर है ना, ये फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है, अच्छे से समझ आना चाहिए। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट क्या है कि सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन, देखो जिंक रॉड लॉस इलेक्ट्रॉन एट एनोड एंड इट मूव्स कहां से कहां, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन होने की वजह से ही यहां पे एनोड का कैसा सिंबल आता है, नेगेटिव, और वहां पे डिपोजिशन होने की वजह से कैथोड पे कैसा सिंबल आता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन ही हो रहा था, एनोड पे यहां पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या हुआ है, कैथोड पे क्या हुआ है, रिडक्शन। ये तो कॉमन है, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक के अंदर एनोड पे कैसा सिंबल था, पॉजिटिव, क्योंकि अनायन यहीं पे तो जा रहे थे ना इलेक्ट्रोलिटिक के अंदर। तो यहां पे चार्ज बदला है, कुछ चीजें कॉमन है, कुछ चीजें क्या है, डिफरेंट है, यहीं से नोट करते जाओ आप। क्लियर है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो कहां से कहां हुआ, एनोड टू कैथोड। लेकिन कन्वेंशनली हमें पता है कि करंट डायरेक्शन क्या होगी, इसके रिवर्स एकदम, कहां से कहां, कैथोड से कहां होगी, एनोड की तरफ। ये तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, और ये किसका डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन। क्लियर है ना, ओके। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। थर्ड पॉइंट देखो,
जैसे ही ऑक्सीडेशन हुआ तो जिंक टू पॉजिटिव आयंस इसके अंदर आने लग गए। पहले जब ये सॉल्यूशन हमने लिया था तो जिंक टू पॉजिटिव आयंस और सल्फेट टू नेगेटिव आयंस था, और दोनों का अमाउंट क्या था, इक्वल था, क्योंकि ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली क्या था, न्यूट्रल था। इलेक्ट्रिकली क्या था, न्यूट्रल था। नाम याद रखिएगा बेटा, ये साल्ट रीजन। और इसके अंदर भी क्या था, कॉपर टू पॉजिटिव और सल्फेट टू नेगेटिव का अमाउंट कैसा था, इक्वल था। ठीक है ना। अब देखिए जैसे जिंक टू पॉजिटिव इसके अंदर आने लगे, यहाँ से ब्रेकडाउन होके मेटल के ब्रेकडाउन होने से, इसका ऑक्सीडेशन होने की वजह से, तो जिंक टू पॉजिटिव आयंस इसके अंदर आ गए, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए कैथोड की तरफ। तो धीरे धीरे इसके अंदर किसका अमाउंट बढ़ने लग गया, जिंक टू पॉजिटिव का। तो क्या हुआ, जिंक टू पॉजिटिव का क्या हो गया, अमाउंट बढ़ने लग गया, और सल्फेट टू आयंस का क्या हो गया, कम। अब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो इस पे कौन सा चार्ज आता जाता है, पॉजिटिव। इस पे सॉल्यूशन धीरे धीरे कौन सा, सॉल्यूशन धीरे धीरे कौन सा चार्ज एक्वायर करने लग जाता है, पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, इस पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, कॉपर टू पॉजिटिव आयंस यहाँ से निकल के और डिपॉजिट हो गए। पहले अमाउंट इक्वल था, अब क्या हुआ बताओ, कॉपर टू पॉजिटिव यहाँ डिपॉजिट हो गया, तो अब क्या हुआ, कॉपर टू पॉजिटिव का अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया ना। किसका ज्यादा हो गया, सल्फेट टू नेगेटिव का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हमारा इसी पे बेस्ड है, अमाउंट ऑफ आयंस। क्लियर है ना। क्या है कि जब ऑक्सीडेशन होता है तो अमाउंट उसका क्या हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो बीकर है इसके अंदर अमाउंट इसका क्या हो जाता है, जिंक टू पॉजिटिव का बढ़ जाता है ऑक्सीडेशन होने की वजह से। ये सब सारी सिचुएशन किसके बाद आती है, रेडॉक्स रिएक्शन होने के बाद। क्लियर है ना। आप देखिए, अगर आप ये साल्ट ब्रिज नहीं लगाते, साल्ट ब्रिज नहीं लगाते तो धीरे धीरे क्या होता, इस पे कौन सा चार्ज आ जाता, धीरे धीरे सॉल्यूशन पे नेगेटिव ही एक्वायर कर लेता, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एक्वायर कर लेता, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो जाती, डिस्टर्ब हो जाती सॉल्यूशन की। क्लियर है ना। लेकिन हमने साल्ट ब्रिज लगाया इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हुए, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है, जैसे यू तो ऐसे होता है ना, इन्वर्टेड यू टेप, यू शेप्ड, इसका रिवर्स ऐसी शेप का। ठीक है ना। आगे हम इसका बताएंगे इस और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसका। तो क्या है, सल्फेट टू नेगेटिव आयंस यहां से मूव करके, ऐसे मूव करके, साल्ट ब्रिज से मूव करके कैथोड साइड से किसकी तरफ आ जाता है, एनोड साइड की तरफ आ जाता है। कैथोड साइड से किसकी तरफ आ जाता है, एनोड साइड की तरफ। और सिर्फ किसके लिए, सिर्फ किसके लिए, ताकि ये सॉल्यूशन एग्जैक्टली पॉजिटिव और ये वाला सॉल्यूशन एग्जैक्टली नेगेटिव चार्ज एक्वायर ना करे, किसी सॉल्यूशन पे पर्टिकुलर चार्ज अराइज ना हो। मीन्स साल्ट ब्रिज का बड़ा रोल आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। बिना साल्ट ब्रिज के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फंक्शनिंग नहीं करेगा। क्लियर है ना। तो क्या हुआ कि सल्फेट टू नेगेटिव आयंस, ये कंप्लीट आप लिख लीजिएगा क्या, कि ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक टू जिंक रोड देयर इज more amount of zinc to positive ions in the zinc sulfate solution, and due to reduction of copper to positive ion and deposition on the copper rod, the amount of copper to positive ion in zinc copper sulfate solution becomes less. So ओवरऑल हम क्या कहें कि यहाँ पे सल्फेट आयन का तो अमाउंट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है तो सल्फेट आयन क्या कर जाएगा, इधर मूव कर जाएगा। सल्फेट आयन क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, कि सल्फेट टू नेगेटिव आयंस मूव फ्रॉम कहाँ से कहाँ, कैथोड से एनोड की तरफ, वाया किसके थ्रू, वाया साल्ट ब्रिज। किसके लिए, साल्ट ब्रिज, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट
एंड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस करने के लिए क्या होता है, सल्फेट आयंस का मूवमेंट हो जाता है, कहां से कहां, कैथोड से किसकी तरफ, एनोड की तरफ। क्लियर है, ठीक है। और पॉइंट देखिए, और क्या हुआ कि कॉपर टू पॉजिटिव, फोर्थ पॉइंट में आप ऐड कर सकते हैं इसको। 2 पॉइंट और हम डिस्कस करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ये, क्योंकि आगे आने वाला जो कंसेप्ट है कंप्लीटली इस पे बेस्ड है आपका, ठीक है ना। और क्या है फोर्थ पॉइंट, देखो कॉपर टू पॉजिटिव आयंस डिपॉजिट होने लगे, जिंक सल्फेट आयन यहां आने लगे, तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो तो बढ़ने लग जाता है, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। ये हमारा फोर्थ पॉइंट था, जो कंप्लीटली थर्ड पॉइंट को यहाँ फर्दर प्रोसीड करता है, लेकिन अलग पॉइंट से मेंशन किया हमने यहाँ। फिफ्थ पॉइंट में क्या करोगे, फिफ्थ पॉइंट पहले पॉइंट से ही रिलेट करता है, क्या कि जिंक रोड का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। सो वेट क्या होगा, वेट ऑफ जिंक रोड क्या होगा, डिक्रीज, और कॉपर टू पॉजिटिव आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कहां डिपॉजिट हो गए, डिपॉजिटेड ऑन कॉपर रोड। अब ये सिंपल सी बात है, ये आपके पास कॉपर रोड है और इस पे कोई डिपोजिशन हो रहा है, और जिंक रोड के साथ क्या हुआ था, ये वाला था, इसका ब्रेकडाउन शुरू हो गया था, टूटना, तो इसका तो वेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, और इसका वेट क्या होगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसका वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे मेन, ठीक है ना, समझ आया होगा आपको, एकदम क्लियर, ठीक है ना। अच्छा, और क्या है, अच्छा साल्ट बीज क्या होता है, साल्ट बीज अभी अभी हमने बताया कि इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होता है। फंक्शन क्या है, अभी अभी आपने क्या देखा, फंक्शन एक तो इंटरनल सर्किट को क्या करता है, पूरा करता है, इंटरनल सर्किट को क्या करता है, इट कंप्लीट इंटरनल सर्किट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है ना, और इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सेकेंड पॉइंट में लिख सकते हैं, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन रखता है। ये कैसे भाई, यहां से इलेक्ट्रॉन सर्किट को कैसे पूरा करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव किया ऐसे, यहां डिपोजिशन हो गया, यहां से सल्फेट आयंस ने क्या किया, आयंस का मूवमेंट शुरू हुआ यहां से ऐसे, ये वाला, यहां से फिर ऑक्सीडेशन हुआ इसका, ये वाला, तो ऐसे ऐसे क्या हो गया, ये सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ना, ठीक है। और जब ये आयंस का मूवमेंट ही अगर यहाँ पे भाई ये पॉजिटिव एक्वायर कर लेता ये नेगेटिव एक्वायर कर लेता, तो करंट तो फ्लो ही नहीं होता। ऐसा पूछ लिया जाता है कई बार कि मान लो साल्ट बीज नहीं लगाते तो तब क्या होता, तो करंट फ्लो ही नहीं करता। अब एक कंडीशन और पूछ ली जाती है कई बार, क्या कि अगर हम इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एक्सटर्नल सोर्स से करंट सप्लाई किया जाए, एक्सटर्नल सोर्स से क्या सप्लाई किया जाए, करंट सप्लाई किया जाए इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, ठीक है ना। यही इसके आगे भाई बैटरी को जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट को कैथोड एनोड से इनको जोड़ दिया जाए, तो क्या होगा, एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाए, तब क्या होगा इसके साथ। तो देखिए, एक तो करंट इसने बनाया, तो उसको तो क्या बोलते हैं हम, ई सेल, क्या होता है, ई सेल, इस सेल के द्वारा कितना करंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना। अब यहां पे 3 कंडीशन बनती है कि मान लो ई एक्सटर्नल और ई सेल का अगर हम कंपैरिजन करें,
सेकेंड और ये थर्ड। ई एक्सटर्नल, ई सेल, ई एक्सटर्नल और ई सेल। कंपेयर करो इनको। देखो अगर मान लो ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी आप कम सप्लाई करो और ये सेल ज़्यादा करंट प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ये वाला कंडीशन हो सकता है और ये वाले दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। भाई जितना करंट प्रोड्यूस कर रहा है हमने उतना ही करंट दिया इसको। तीसरा हमने करंट और बढ़ा दिया एक्सटर्नली, ये वाला हो सकता है। तो तीनों ही कंडीशन में क्या होगा, ये सेल कैसे काम करेगा। देखो जब आपका करंट सेल जो करंट प्रोड्यूस किया गया है सेल के द्वारा अगर वो ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपका ये वाला जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये एज सच वर्क करेगा, एज इट इज करेगा। मतलब जिंक रोड का ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, करंट इधर मूव करेगा, सेम जो अभी हमने डिस्कस किया है वो एज इट इज ही चलता रहेगा। क्लियर है ना। लेकिन जब एक्सटर्नल करंट और सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया गया करंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के द्वारा अगर इक्वल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करेगा, मीन्स उसमें कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब हम कहेंगे क्या, उसका मतलब हम कहेंगे कि करंट फ्लो नहीं कर रहा, करंट स्टॉप हो गया, इलेक्ट्रॉन भी फ्लो नहीं कर रहा। अच्छा इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल करंट अगर ज्यादा है सेल ने कम प्रोड्यूस किया तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या है दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क्स रिवर्स ऑफ इनिशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कैसे, देखो एज इट इज कर रहे हैं तो आपका कौन सा चलेगा, स्पॉन्टेनियस ही चलता रहेगा। स्पॉन्टेनियस था, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन ही होती रहेगी। मीन्स इसके लिए डेल जी का वैल्यू कैसा रहेगा, नेगेटिव। कुछ काम नहीं हो रहा, करंट फ्लो नहीं कर रहा, डेल जी का वैल्यू क्या रहेगा, 0। मीन्स सेल किस पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। इक्विलिब्रियम पे करंट फ्लो नहीं करता, याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम पे करंट फ्लो नहीं करता। और ये वाला ज्यादा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसका उल्टा करेगा। मतलब अब हम क्या करेंगे, करंट ज्यादा दिया बाहर से तो अब उल्टा होगा पहले जो हो रहा था। ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन अब की बार होगा कॉपर का। और रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन किसका होगा, जिंक का। ठीक है ना। तो वेट किसका बढ़ेगा, वेट किसका बढ़ेगा, वेट ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है उसका तो वेट डिक्रीज होगा ना, डिकम्पोजिशन की वजह से जिंक रोड का बढ़ जाएगा। ठीक है ना। ओके, ऑक्सीडेशन तो कॉपर रोड है उस कंडीशन में किसकी तरह बिहेव करेगी, एनोड की तरह, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह। मींस नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा, मींस क्या, जो भी चार्ज सेपरेशन होना है भाई ऑक्सीडेशन है ना, और क्या है, रिडक्शन है। ठीक है। ओके, रिवर्स हो जाएगा एकदम इसका। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा, पहले इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो कर रहा था, इनिशियली इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था कहां से कहां, जिंक रोड से कॉपर रोड की तरफ। लेकिन अब के बार इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा यहां कॉपर रोड से किसकी तरफ, जिंक रोड की तरफ। और करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा इसके उल्टा। सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। मतलब ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इस कंडीशन पे कुछ बिहेव करने लग जाएगा किसकी तरह, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। किसकी तरह, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। मतलब कैसा प्रोसीजर हो जाएगा, सारा प्रोसीजर हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप का। क्योंकि सारा काम कैसे हो रहा है, आप जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वैसे हो रहा है। मतलब एक्सटर्नल एजेंसी से क्या दी जा रही है, हेल्प दी जा रही है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप का प्रोसेस होने लग जाएगा। क्लियर है ना। तो ये कंप्लीट डिस्कशन था हमारा
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में कुछ कंडीशन हमने लिया, और इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल जी का वैल्यू कैसा हो जाएगा, डेल जी का वैल्यू कैसा हो जाएगा इसके लिए, पॉजिटिव हो जाएगा। गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ा है ना थर्मोडायनेमिक्स 11th से, क्लियर है ना, इसको पढ़िए और हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां पे कुछ पॉइंट हमने लिया है कि ई सेल क्या होता है, ई सेल क्वेश्चन मार्क लगा लो इस पे, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन होगा। ई सेल पढ़ा है आपने 11th के अंदर, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल पोटेंशियल भी बोल देते थे आप उसको, कैसे निकाला जाता है नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।